बिना किसी देरी के अपने पहले प्रश्न से इस सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी नदी के बहाव को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसे नापा कैसे जाता है। राइट। हाँ, यूनिट पता होनी चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए वोल्ट, बी कूलाम, सी एम्पियर या फिर डी ओम। इसका एकदम सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम्पियर। अच्छा, एम्पियर? हाँ, ये आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के एक फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उनके सम्मान में इस इकाई का नाम रखा गया है। ओहो। तो जब भी हम किसी चार्जर पर 2 एम्पियर या 3 एम्पियर लिखा देखते हैं ना, तो वो दरअसल इसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कर रहा होता है। मेक सेंस। एम्पियर तो ठीक है, लेकिन ये शब्द अपने आप में थोड़ा अमूर्त सा लगता है। मतलब जब हम कहते हैं कि इतने एम्पियर करंट है, तो हम असल में नाप क्या रहे हैं? और यही सवाल हमें सीधे हमारे दूसरे प्रश्न पर ले जाता है। बिल्कुल। तो दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा को परिभाषित किया जाता है, और ऑप्शन है ए प्रति इकाई समय आवेश, बी प्रति इकाई आवेश समय, सी बल गुणा दूरी या फिर डी विभव गुणा आवेश। इसका जो सटीक उत्तर है वो है ऑप्शन ए, प्रति इकाई समय आवेश। अच्छा, प्रति इकाई समय आवेश। हाँ, इसे अगर हम एकदम आसान भाषा में तोड़ें तो इसका मतलब है कि एक तय समय के भीतर किसी रास्ते से कितना चार्ज यानी आवेश गुजर रहा है। मुझे याद है हमने पहले कभी इसे समझने के लिए एक पानी के पाइप वाली एनालॉजी यूज की थी, राइट? हाँ, वो एनालॉजी बहुत काम आती है यहाँ। लेकिन अगर हम उसे थोड़ा और गहरा करें तो ये सिर्फ पानी के बहने की बात तो नहीं है, है ना? एकदम सही पकड़ा। पानी का पाइप वाला उदाहरण अच्छा है, लेकिन उसे थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहिए। मान लीजिए आपके घर की छत पर एक पानी की टंकी रखी है। राइट। तो टंकी की ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी ना, पानी का दबाव उतना ही ज्यादा होगा। विज्ञान में इसी दबाव को हम वोल्टेज कहते हैं। अच्छा, वोल्टेज मतलब दबाव। एग्जैक्टली। अब उस टंकी से जुड़ा पाइप कितना चौड़ा है और प्रति सेकंड उसमें से कितने लीटर पानी बाहर आ रहा है, पानी की वो जो मात्रा है ना, वही असल में करंट या एम्पियर है। अरे वाह, ये बहुत स्पष्ट है। मतलब दबाव हो गया वोल्टेज और बहने वाली मात्रा हो गई करंट। तो जब हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट बह रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश तार से गुजर गया। बिल्कुल। मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 कूलॉम में लगभग 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब 6 के आगे 18 शून्य इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में दौड़ रहे हैं। और इतनी भारी संख्या में जब इलेक्ट्रॉन्स किसी धातु के तार से गुजरेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनके लिए पूरा रास्ता एकदम खाली पड़ा होगा। हाँ, कुछ तो रुकावट होगी। बिल्कुल। जहां गति है वहां घर्षण भी होगा, रुकावट भी होगी। और ये रुकावट हमें विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक नियम की ओर ले जाती है, ओम का नियम। हमारा तीसरा प्रश्न इसी से जुड़ा है। पढ़िए। तो प्रश्न है, ओम का नियम लागू होता है। ऑप्शन है ए सभी चालक पर, बी केवल अधातु पर, सी स्थिर ताप पर चालक पर या फिर डी अर्धचालक पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्थिर ताप पर चालक पर। एक सेकंड रुको, यहाँ मुझे थोड़ा डाउट है। हाँ, पूछिए। ओम का नियम तो एक बेसिक गणितीय संबंध है ना, जो कहता है कि वोल्टेज और करंट सीधे समानुपाती होते हैं। मतलब V = IR। राइट। तो इसमें ये तापमान का क्या काम है? मतलब अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, इसमें स्थिर ताप की शर्त क्यों थोपी गई है? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, ओम का नियम कोई गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह एकदम यूनिवर्सल नियम नहीं है जो हर हाल में काम करेगा। अच्छा। हाँ, ये एक आदर्श स्थिति की बात करता है। अगर आप किसी तार से लगातार करंट गुजारते हैं ना, और उसका तापमान बढ़ने लगता है ना, तो तार के अंदर की भौतिक संरचना बदलने लगती है। ओहो, मतलब अंदर से तार बदल रहा है। बिल्कुल। उस संरचना के बदलने से रुकावट का लेवल भी बदल जाता है। अब अगर रुकावट ही बदलती रहेगी तो वोल्टेज और करंट का वो सीधा गणितीय संबंध टूट जाएगा। मेक सेंस। इसीलिए जॉर्ज साइमन ओम ने ये शर्त रखी थी कि ये नियम तभी तक परफेक्ट काम करेगा जब तक तापमान स्थिर रहे। समझ गई। मतलब नियम की भी अपनी एक लिमिट है। अब जब हम इस रुकावट की बात कर ही रहे हैं, तो इसे मापने का भी कोई स्केल होगा, है ना? बिल्कुल है। तो ये हमारा चौथा प्रश्न है।
प्रतिरोध का SI मात्रक है ऑप्शन ए एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम या डी जूल। सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओम। उसी वैज्ञानिक के नाम पर? राइट। हाँ, उन्हीं वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर, जिन्होंने पहली बार इस रुकावट और धारा के बीच के गणित को दुनिया को समझाया था। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, ये प्रतिरोध या जो ये रुकावट है, ये आखिर पैदा किन चीजों से होती है? मतलब क्या हर तार का प्रतिरोध एक जैसा होता है? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और यही हमारा 5वां प्रश्न भी है। हाँ, तो प्रश्न है प्रतिरोध निर्भर करता है ऑप्शन ए लंबाई पर, बी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर यानी मोटाई पर, सी पदार्थ की प्रकृति पर या डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सारे के सारे? हाँ, किसी भी तार का प्रतिरोध इन तीनों ही फैक्टर्स पर पूरी तरह से निर्भर करता है। अच्छा, अगर हम अपनी पुरानी एनालॉजी पर वापस जाएं तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि तार एक हाईवे है और इलेक्ट्रॉन्स उस पर चलने वाली गाड़ियां हैं। एकदम सही। तो अगर हाईवे बहुत लंबा है यानी लंबाई, तो गाड़ियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा घर्षण होगा, मतलब प्रतिरोध अधिक है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ऑप्शन जो है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, वो मोटाई वाला। राइट। अगर आप हाईवे की चौड़ाई बढ़ा दें, उसे 2 लेन से 4 लेन कर दें, तो एक साथ कई गाड़ियां आसानी से निकल जाएंगी। तारों में भी बिल्कुल यही होता है। मतलब तार जितना मोटा होगा, इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा जगह मिलेगी। एग्जैक्टली। और प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। ये तो काफी लॉजिकल है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन था, पदार्थ की प्रकृति, ये कैसे काम करता है? मतलब तांबे का तार है या लोहे का, क्या इलेक्ट्रॉन्स को पता चल जाता है कि वो किस पे चल रहे हैं? हाँ, नहीं, उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन रास्ता खुद उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। कैसे? हाईवे वाले ही उदाहरण में देखें तो पदार्थ की प्रकृति का मतलब है कि सड़क किस चीज से बनी है। मतलब क्या वो एकदम स्मूथ कंक्रीट का हाईवे है या कोई उबड़ खाबड़ कच्चा रास्ता? अच्छा। तांबा या चांदी ना हाँ। एक बहुत ही स्मूथ हाईवे की तरह होते हैं। उनकी परमाणु संरचना ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फिसल जाते हैं। हाँ। लेकिन टंगस्टन या नाइक्रोम जैसे जो पदार्थ होते हैं वो कच्चे रास्ते की तरह होते हैं। मतलब उनमें रुकावट ज्यादा होती है? हाँ, उनके अंदर परमाणुओं की बनावट इतनी जटिल होती है कि इलेक्ट्रॉन्स बार-बार उनसे टकराते हैं। ओहो, और यही टकराव हमें अपने अगले और काफी दिलचस्प सवाल तक ले जाता है। हमने प्रश्न 3 में तापमान के स्थिर रहने की बात की थी, राइट? हाँ, की थी। तो अब देखते हैं कि तापमान बदलने पर आखिर होता क्या है। प्रश्न 6 है, किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर यानी धातु के लिए क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है या डी शून्य हो जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। एक मिनट, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। हाँ, बताइए क्या हुआ? ये तो मुझे बिल्कुल उल्टा लग रहा है। विज्ञान का सामान्य नियम तो ये कहता है कि अगर हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसे एनर्जी मिलती है ना? राइट। तो अगर हम धातु को गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा ऊर्जा मिलनी चाहिए, जिससे वे और तेजी से भागें। फिर ये रुकावट बढ़ क्यों रही है? इसे तो घट जाना चाहिए ना? पहली नजर में देखने पर ये बिल्कुल ऐसा ही लगता, लेकिन भौतिक स्तर पे ना कहानी थोड़ी सी अलग है। अच्छा। हाँ, ये सच है कि गर्मी से ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो ऊर्जा सिर्फ भागने वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं मिलती। वो ऊर्जा उस धातु के उन परमाणुओं को भी मिलती है जो अपनी जगह पर स्थिर बैठे हुए थे। ओहो, तो वो भी हिलने लगते हैं? बिल्कुल, गर्मी पाकर वे परमाणु अपनी जगह पर बहुत तेजी से कंपन या वाइब्रेट करने लगते हैं। अब इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत भीड़ भरे हॉल से दौड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर हॉल में खड़े लोग एकदम शांत और स्थिर हैं, तो आप इधर उधर से बचते हुए आराम से निकल जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर हॉल में खड़ा हर व्यक्ति अपनी जगह पर जोर जोर से हिलने लगे, हाथ पैर मारने लगे? अरे, तब तो मैं पक्का किसी न किसी से टकराकर गिर ही जाऊंगी। रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। बस धातुओं के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। ताप बढ़ने से अंदर के परमाणुओं का वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स की उनके साथ टक्करें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अरे वाह, क्या कमाल का विजुअल है ये! इलेक्ट्रॉन्स और कंपन करते परमाणुओं के बीच की कुश्ती। हाँ, और इस अंधाधुंध टकराव की वजह से ना उनका आगे बढ़ना धीमा हो जाता है और हम कहते हैं कि प्रतिरोध बढ़ गया। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। और जब दो चीजें इतनी जोर से टकराएंगी तो कुछ तो पैदा होगा ही। जब इलेक्ट्रॉन्स इस रुकावट से लड़कर आगे बढ़ते हैं तो इस पूरी प्रोसेस में भारी मात्रा में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। राइट। जो हमें अगले विषय की ओर ले जाता है। प्रश्न 7 है, विद्युत शक्ति का सूत्र है
ऑप्शन ए V/I, B I²R, C IR या D Q/T? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, I²R। I²R। ये फॉर्मूला हमारी डेली लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वो फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि उन टक्करों का नतीजा क्या हो रहा है। अच्छा, मतलब एनर्जी का क्या होता है? हाँ, जब I यानी करंट, R यानी प्रतिरोध वाले तार से होकर जबरदस्ती गुजरता है ना, तो जो घर्षण होता है वो ऊर्जा को ऊष्मा या गर्मी के रूप में बाहर फेंकता है। राइट, ऊर्जा तो नष्ट हो नहीं सकती। बिल्कुल, प्रकृति का नियम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती है। इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिज ऊर्जा है वो टकराने के बाद गर्मी में बदल जाती है। इसी प्रोसेस को हम जूल हीटिंग कहते हैं। अच्छा, तो जब मेरा लैपटॉप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने पर एकदम गर्म हो जाता है, या पुराने जमाने के वो पीले वाले बल्ब जो रोशनी के साथ साथ भयंकर गर्मी फेंकते थे, वो सब इसी I²R का नतीजा था। एकदम सही। और पता है, पावर ग्रिड बनाने वाले इंजीनियर इस सूत्र को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहते हैं। वो क्यों? अगर आप ध्यान दें तो फॉर्मूले में I का स्क्वायर है, यानी वर्ग है। मतलब अगर करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा ना, तो गर्मी के रूप में होने वाला नुकसान बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। अरे हाँ, स्क्वायर है तो घाटा भी स्क्वायर में होगा। इसीलिए बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावरों में बिजली को बहुत ज्यादा वोल्टेज और बहुत कम करंट पर भेजा जाता है, ताकि I² की वैल्यू कम रहे और बिजली तार को गर्म करने में ही बर्बाद ना हो जाए। क्या बात है, बेहतरीन इंजीनियरिंग। और ऊर्जा की इसी बात से जुड़ा है हमारा 8वां प्रश्न। विद्युत ऊर्जा की SI इकाई है। ऑप्शन ए वॉट, बी जूल, सी ओम या डी एम्पियर? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल। यहाँ ना एक कंफ्यूजन बहुत आम है। मैंने देखा है लोग अक्सर ऊर्जा और शक्ति को एक ही समझ लेते हैं और सोचते हैं कि यूनिट वॉट होनी चाहिए, क्योंकि हम हमेशा इतने वॉट का बल्ब या इतने वॉट का हीटर बोलते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। लेकिन शक्ति यानी पावर और ऊर्जा यानी एनर्जी, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। वो कैसे? शक्ति वो दर या स्पीड है जिस पर ऊर्जा खर्च की जा रही है, इसे हम वॉट में मापते हैं। लेकिन ऊर्जा वो कुल काम है जो अंत में किया गया है, इसे हम जूल में मापते हैं। कोई उदाहरण से समझाएंगे? हाँ, इसे एक कार के उदाहरण से समझिए। आपकी गाड़ी उस वक्त किस स्पीड से चल रही है, वो स्पीडोमीटर की जो रीडिंग है ना, वो शक्ति या वॉट है। अच्छा, और ऊर्जा? लेकिन आपकी गाड़ी ने कुल कितने किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, वो ओडोमीटर की जो रीडिंग है, वो ऊर्जा या जूल है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। स्पीडोमीटर वॉट है और ओडोमीटर जूल है। चलिए, अब तक हमने एक अकेले तार और उसके अंदर बहने वाले करंट को समझा। राइट। लेकिन हमारे घरों में या किसी भी गैजेट में ना सिर्फ एक तार तो होता नहीं है, वहां तो तारों और उपकरणों का एक पूरा जाल होता है जिसे हम सर्किट कहते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारे पास कई अलग अलग रुकावटें या प्रतिरोध हों, तो उन्हें जोड़ने के तरीके क्या होते हैं? हमारा अगला प्रश्न इसी सर्किट के संयोजन से जुड़ा है। प्रश्न 9, श्रेणी संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी समान रहता है या डी शून्य होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बढ़ता है। श्रेणी संयोजन यानी एक के बाद एक लगातार जोड़ना। क्या इसे ऐसे समझा जा सकता है कि आप एक ही सड़क पर जा रहे हैं और आपको हर किलोमीटर पर एक नया टोल बूथ मिल रहा है? ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। सीरीज सर्किट में ना करंट के पास बहने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है। अच्छा, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, उसे पहले प्रतिरोध से निकलना होता है, फिर उसी रास्ते पर आगे बढ़कर दूसरे और फिर तीसरे से गुजरना ही पड़ता है। ओहो। इस वजह से सर्किट में जितने भी प्रतिरोध लगे होते हैं, वे सब आपस में जुड़ जाते हैं और कुल रुकावट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओहो। और सबसे बड़ी बात, अगर सीरीज में लगा एक भी उपकरण खराब हुआ ना, जैसे मान लो एक टोल बूथ पर जाम लग गया, तो पूरी सड़क ब्लॉक हो जाएगी और करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे, इसीलिए पुरानी दिवाली की झालरें इतनी परेशान करती थी। मतलब एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरी की पूरी झालर बंद। एग्जैक्टली, वही सीरीज कॉम्बिनेशन था। लेकिन हम अपने घरों की वायरिंग ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि टीवी बंद करे तो पंखा भी बंद हो जाए। इसके लिए कोई और तरीका होना चाहिए। और यही हमें 10वें प्रश्न पर ले आता है। हाँ, पढ़िए। समांतर संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ऑप्शन ए धारा समान होती है, बी
विभव समान होता है, सी प्रतिरोध अधिकतम होता है, या डी ऊर्जा शून्य होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विभव समान होता है। विभव समान होता है मतलब वोल्टेज समान रहता है। ये कैसे संभव है? समांतर संयोजन में हम सारे उपकरणों को एक ही लाइन में नहीं लगाते हैं। इसके बजाय हम करंट को बहने के लिए कई अलग-अलग समानांतर रास्ते दे देते हैं। अच्छा, मल्टीपल रास्ते। हाँ, मान लीजिए एक ही मंजिल तक जाने के लिए आपने 4 अलग-अलग सड़कें बना दी। हर सड़क का शुरुआती पॉइंट एक ही है और अंतिम पॉइंट भी एक ही है। राइट। अब क्योंकि सारे रास्ते उन्हीं 2 मुख्य बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, इसलिए हर रास्ते के दोनों सिरों के बीच का जो विभव या वोल्टेज का अंतर है ना, वो एकदम बराबर रहता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर एक रास्ता बंद भी हो जाए तो बाकी रास्तों से ट्रैफिक चलता रहता है ना? बिल्कुल। हमारे घर का हर कमरा, हर सॉकेट इसी तरह जुड़ा होता है ताकि सबको पूरा वोल्टेज मिले और एक के बंद होने पर बाकी पर कोई असर ना पड़े। और दिलचस्प बात यह है कि क्योंकि आपने करंट को बहने के लिए कई नए रास्ते दे दिए, इसलिए सर्किट का कुल प्रतिरोध ना सीरीज के मुकाबले कम हो जाता है। ये तो बहुत बढ़िया है। अब तक हमने तारों के जाल और उनके नियमों की बात की, लेकिन इस पूरे सिस्टम में जान कौन फूंकता है? मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देने वाली वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत आती है बैटरी या सेल से। बिल्कुल। और बैटरी से ही जुड़े हमारे अगले 2 प्रश्न हैं। मैं 11वां प्रश्न पढ़ती हूँ। ईएमएफ की एसआई इकाई है ऑप्शन ए एम्पियर, बी जूल, सी वोल्ट, या डी कूलॉम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वोल्ट। अब यहाँ मुझे विज्ञान के नामकरण पर ना सख्त आपत्ति है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? देखिए, ईएमएफ का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें साफ साफ फोर्स यानी बल शब्द जुड़ा हुआ है। फिर भी इसकी इकाई वोल्ट कैसे हो सकती है? अगर ये बल है तो इसे न्यूटन में नापा जाना चाहिए ना? आपकी आपत्ति बिल्कुल जायज है। दरअसल ये विज्ञान के इतिहास की ना एक बहुत पुरानी गलती है, जिसे आज तक बस ढोया जा रहा है। अच्छा, गलती है? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में जब एलेसेंड्रो वोल्टा और बाकी वैज्ञानिक बैटरी का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि बैटरी के अंदर कोई भौतिक बल या फोर्स पैदा हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है। तो उन्होंने इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम दे दिया। लेकिन बाद में जब विज्ञान और आगे बढ़ा तो पता चला कि असल में कोई फोर्स है ही नहीं। तो फिर ये क्या है? ये केवल ऊर्जा का वो विभव है जो एक बैटरी अपने 2 सिरों के बीच पैदा करती है ताकि चार्ज बह सके। चूंकि ये सिर्फ एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसलिए इसे नापने की इकाई वही होती है जो वोल्टेज की होती है, यानी वोल्ट। ओहो, मतलब नाम में फोर्स रह गया, लेकिन काम ये वोल्टेज का ही करता है। एग्जैक्टली। ऐतिहासिक भूल जो आज तक छात्रों को परेशान कर रही है। हाँ, सही कहा। चलिए अब बैटरी के अंदर की एक और दिलचस्प खामी की बात करते हैं। कोई भी चीज पूरी तरह से परफेक्ट तो होती नहीं है, बैटरी भी नहीं। ये हमारा 12वां प्रश्न है। राइट। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निर्भर करता है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, बी इलेक्ट्रोलाइट की प्रकृति पर, सी इलेक्ट्रोड के बीच दूरी पर, या डी उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी खुद सर्किट को करंट देने का काम कर रही है, वो खुद ही रास्ते में रुकावट पैदा करती है। बिल्कुल। बैटरी के अंदर कोई जादू तो हो नहीं रहा होता, वहां भारी केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं। बैटरी के अंदर एक रसायन भरा होता है जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, और उसमें 2 धातु की छड़ें या प्लेट्स डूबी होती हैं। हाँ, इलेक्ट्रोड्स। राइट। तो जब आयंस इस रसायन के भीतर तैरकर एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाते हैं ना, तो उन्हें उस रसायन की मोटाई या गाढ़ेपन से संघर्ष करना पड़ता है। अगर दोनों प्लेट्स दूर दूर हैं तो आयनों को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, मतलब प्रतिरोध बढ़ गया। अच्छा, और अगर प्लेट्स छोटी हैं तो आयनों को पहुंचने के लिए जगह कम मिलेगी। ये सब मिलकर ही ना सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध बनाते हैं। अरे, इसी वजह से शायद जब हम किसी पुरानी बैटरी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो खुद ही गर्म होने लगती है या फूल जाती है, क्योंकि वो अंदर का रसायन गाढ़ा हो चुका होता है और रुकावट बढ़ जाती है। बिल्कुल सटीक विश्लेषण आपका। चलिए अब हम अपने इस डीप डाइव के आखिरी और सबसे जटिल पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने जो भी नियम देखे वे साधारण सर्किट के लिए थे। हाँ, एकदम सिंपल वाले। लेकिन जब सर्किट सीधे सीधे न होकर एक बहुत बड़े जाल या वेब की तरह हो जाएं, जहां कई बैटरियां हों, कई सारे चौराहे हों, अगल बगल कई रास्ते हों, तो वहां ओम का सीधा साधा नियम तो हार मान लेता है ना? एकदम सही। और भौतिक विज्ञान के इतिहास में यहीं पर एक महान जर्मन भौतिक विज्ञानी गुस्ताव किरचॉफ की एंट्री होती है। अच्छा। उन्होंने जटिल सर्किट को सुलझाने के लिए 2 बहुत ही खूबसूरत नियम दिए,
जो असल में प्रकृति के बुनियादी संरक्षण नियमों पर आधारित हैं। और हमारा 13वां प्रश्न उनके पहले नियम पर ही है। प्रश्न है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर, बी आवेश संरक्षण पर, सी संवेग संरक्षण पर, या डी द्रव्यमान संरक्षण पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवेश संरक्षण पर, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आवेश संरक्षण, इसका साधारण भाषा में क्या मतलब हुआ? इसे किरचॉफ का जंक्शन नियम भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए एक बहुत व्यस्त चौराहा जहां 4 अलग अलग दिशाओं से गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, इमेजिन कर लिया। ये नियम बस इतनी सी बात कहता है कि उस चौराहे के अंदर जितनी गाड़ियां प्रवेश करेंगी ना, ठीक, उतनी ही गाड़ियां वहां से बाहर भी निकलेंगी। अच्छा, कोई गाड़ी गायब नहीं होगी? बिल्कुल। चौराहे के बीच में कोई भी गाड़ी गायब नहीं हो सकती और ना ही अचानक से हवा में पैदा हो सकती है। यानी एक जंक्शन पर आने वाली कुल धाराओं का जोड़ जाने वाली कुल धाराओं के जोड़ के बराबर होता है। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब जितना पानी पाइप के जॉइंट में घुसेगा उतना ही तो बाहर निकलेगा। पाइप के अंदर पानी जमा थोड़ी हो सकता है। एग्जैक्टली। अब आते हैं उनके दूसरे नियम पर, जो सर्किट के पूरे चक्कर की बात करता है। प्रश्न 14 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है ऑप्शन ए आवेश संरक्षण, बी ऊर्जा संरक्षण, सी विद्युत क्षेत्र, या डी फ्लक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले नियम ने चौराहे की बात की, ये दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरे नियम को लूप नियम कहते हैं। ये नियम कहता है कि अगर आप किसी भी बंद सर्किट का यानी एक लूप का पूरा चक्कर लगाएं और वापस उसी बिंदु पर आ जाएं, तो रास्ते में मिलने वाले सारे वोल्टेज का कुल जोड़ 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए? इसे थोड़ा और आसान करके बताएंगे? हाँ, इसे एक पहाड़ की ट्रैकिंग की तरह सोचिए। आप बेस कैंप से चलना शुरू करते हैं। बैटरी एक लिफ्ट की तरह है जो आपको ऊर्जा देकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देती है। अच्छा, मतलब पोटेंशियल बढ़ा देती है। राइट। फिर आप अलग अलग रास्तों से नीचे उतरना शुरू करते हैं। रास्ते में जो भी प्रतिरोध आते हैं वो आपकी ऊर्जा खर्च करवाते हैं, यानी पोटेंशियल गिराते हैं। लेकिन जब आप घूम फिर कर वापस उसी बेस कैंप पर पहुंचते हैं ना, तो आपकी ऊंचाई का कुल अंतर 0 होता है। अरे वाह! जितनी ऊर्जा बैटरी ने दी, ठीक उतनी ही ऊर्जा रास्तों के प्रतिरोधों ने खर्च कर दी। ऊर्जा का न तो निर्माण हुआ और न ही विनाश। बैलेंस शीट एकदम टैली हो गई। यही ऊर्जा संरक्षण है। शानदार। बैटरी ने कमाया, रेजिस्टेंस ने उड़ाया और अंत में हिसाब बराबर। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव यानी 15वें प्रश्न पर आ गए हैं, जो इन्हीं नियमों के एक प्रैक्टिकल प्रयोग के बारे में है। पढ़िए। प्रश्न है, मीटर ब्रिज कार्य करता है ऑप्शन ए ओम के नियम पर, बी व्हीटस्टोन ब्रिज पर, सी फैराडे के नियम पर, या डी लेंस के नियम पर। और इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्हीटस्टोन ब्रिज पर। मीटर ब्रिज नाम का ये उपकरण असल में करता क्या है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कॉन्सेप्ट है? व्हीटस्टोन ब्रिज वास्तव में 4 प्रतिरोधों का एक खास तरह का सर्किट अरेंजमेंट है। इसका आविष्कार सैमुअल हंटर क्रिस्टी ने किया था, लेकिन इसे पॉपुलर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने बनाया। इसका इस्तेमाल तब होता है जब हमें किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध बिल्कुल सटीक तरीके से मापना हो। अच्छा, मतलब अननोन रेजिस्टेंस निकालना। हाँ, इसमें हम 4 प्रतिरोधों को एक हीरे या डायमंड के आकार में जोड़ते हैं। अगर हम ज्ञात प्रतिरोधों को इस तरह एडजस्ट करें कि बीच वाले रास्ते में से कोई करंट ना बहे, तो हम कहते हैं कि ब्रिज बैलेंस्ड हो गया है। मीटर ब्रिज इसी सिद्धांत पर काम करने वाला लैब का एक उपकरण है। इसमें होता क्या है? इसमें एक मीटर लंबा तार होता है जिस पर एक जॉकी खिसकाकर हम इस बैलेंस वाली स्थिति को ढूंढते हैं और फिर एक सरल से गणित का इस्तेमाल करके उस अज्ञात प्रतिरोध की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक तराजू की तरह काम करता है ना, जहां हम एक पल्ले पर ज्ञात बाट रखते हैं और दूसरे पर अज्ञात सामान, और जब सुई बीच में आ जाती है तो हमें वजन पता चल जाता है। बिल्कुल, ये एक इलेक्ट्रिकल स्केल ही है जो किरचॉफ के नियमों का सबसे सुंदर और व्यावहारिक इस्तेमाल है। अद्भुत। तो इसी के साथ हमारे 15 प्रश्नों का ये सफर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। हमने एम्पेयर के साधारण बहाव से शुरू किया, रास्ते की रुकावटों के पीछे के कंपन को समझा, बैटरी की रासायनिक ताकत को देखा और अंत में किरचॉफ के जटिल नियमों और मीटर ब्रिज को भी डिकोड कर लिया। ये वाकई में फिजिक्स के सबसे खूबसूरत पहलुओं में से एक है। ये हमें दिखाता है कि प्रकृति कैसे सख्त गणितीय नियमों से बंधी हुई है।
बिल्कुल। एक साधारण टॉर्च से लेकर दुनिया के सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर तक और हमारे घरों को रोशन करने वाले पावर ग्रिड तक, सब कुछ इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों पर काम कर रहा है। और यही बात ना सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। आज हमने भौतिक तारों, तांबे और रसायनों की बात की, लेकिन अगर हम इन सब चीजों को एक अलग नजरिए से देखें तो एक बहुत ही गहरा विचार मन में आता है। वो क्या? जरा इंसान के दिमाग के बारे में सोचिए। हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स लगातार एक दूसरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज रहे हैं। वे भी आयनों का इस्तेमाल करते हैं, उनके बीच भी वोल्टेज का अंतर होता है। ये तो है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारे दिमाग के भीतर चल रहा ये न्यूरॉन्स का जाल भी किसी ऐसे ही जटिल बायोलॉजिकल सर्किट का हिस्सा है जो किरचॉफ के नियमों का पालन करता है? ये सच में बहुत ही प्रोफाउंड थॉट है। क्या हमारी यादें, हमारे विचार बस कुछ इलेक्ट्रॉन्स का सही जंक्शन पर सही विभव के साथ बहना मात्र है? क्या प्रकृति ने तारों के आविष्कार से करोड़ों साल पहले ही हमारे शरीर के अंदर सबसे एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल ग्रिड बना दिया था? ये विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को जोड़ने वाला सवाल है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पे हम सब गहराई से विचार कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।